चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ 9 केमिस्ट्री के अंदर, और उसका नाम है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। दैट्स इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स के बारे में, उनकी बेसिक बुनियादों के बारे में। बेसिक्स के केमिस्ट्री किसे कहते हैं, उसकी बुनियाद, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास होने जा रही है केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए केमिस्ट्री जो है ना, दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री जो है वो एक ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की एक ब्रांच है। और साइंस खुद क्या है? साइंस एक लैटिन वर्ड, एक लातीनी वर्ड साइंशिया से निकला है। लैटिन वर्ड, लैटिन से हमारा होता है लातीनी, ओल्ड लैंग्वेज है ये, लातीनी ज़बान उसको हम कहते हैं। तो लातीनी ज़बान में एक लफ्ज़ है जिसका नाम है साइंशिया। तो साइंशिया से निकला है ये वर्ड साइंस। और साइंशिया के मतलब क्या होते हैं? साइंशिया मीन्स टू नो, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, ठीक है। तो साइंस एक सब्जेक्ट है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जान रहे होते हैं। और उसके अंदर फिर हमारे पास एक केमिस्ट्री है। साइंस की बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं, जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। बिल्कुल वैसे ही साइंस की एक ब्रांच है केमिस्ट्री, जो 9th क्लास में आपके एक अलग सब्जेक्ट होता है। केमिस्ट्री को किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज़, उनकी कंपोजिशन और उनके स्ट्रक्चर के बारे में। मैटर किसे कहते हैं? व्हाट इज़ अ मैटर? मैटर किसे कहा जाता है? यस, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, ठीक है। तो मैटर के बारे में अब तो आप जानते हैं, मैटर इज़ एनीथिंग विच occupies space and has a mass is called मैटर। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे ये बोर्ड एक मैटर है, द चेयर इज़ अ मैटर, बल्ब इज़ अ मैटर, वॉल इज़ अ मैटर, पेन, पेंसिल, इरेज़र, रबर, ये सारी चीज़ें हमारे पास मैटर है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मादा। उर्दू में उसी को मादा कहा जाता है, मैटर को। तो केमिस्ट्री किससे डील करती है? केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की वो शाख है जिसमें हम मैटर के बारे में 3 चीज़ें जानते हैं। उसकी मैटर की प्रॉपर्टीज़, उसकी कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर। मतलब मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी खसूसियात को पढ़ते हैं, उसकी कंपोजिशन, उसकी बनावट को पढ़ा जाता है, एंड स्ट्रक्चर, और उसके स्ट्रक्चर को, उसके साख्त को हम लोग पढ़ते हैं। लाइक अगर ये मार्कर एक मैटर है तो इस मार्कर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। मैटर के बारे में, कोई भी मैटर है उसके स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन, इन 3 चीज़ों के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। केमिस्ट्री आल्सो डील्स विद चेंजेस इन्वॉल्व इन मैटर। केमिस्ट्री के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि मैटर के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं, जो चेंजिंग्स आती हैं। लाइक अगर एक लकड़ी है, लकड़ी को हमने जला के कोयला बना दिया, तो लकड़ी जब जल कर कोयला बन गई, तो दिस इज़ आल्सो केमिस्ट्री। क्योंकि मैटर के अंदर एक केमिकल चेंज आ गया, एक चेंज आ गया, मैटर एक चीज़ से दूसरी चीज़ में तब्दील हो गई, चेंज हो गई। तो सबसे पहला सवाल, सबसे पहली चीज़ जो हमें चैप्टर 1 में पता होनी चाहिए केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हुए, वो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है। वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम मैटर की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन पढ़ते हैं, और उसके अलावा मैटर के अंदर जो केमिकल चेंजेस हैं, इन्वॉल्व होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। अब मैटर किसे कहते हैं? कोई पूछो तो मैटर के बारे में बताना है कि मैटर हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। और साइंस खुद कहाँ से निकला है वर्ड? साइंशिया से। और साइंशिया के मतलब क्या होता है? टू नो, किसी भी चीज़ के बारे में जानना। आगे बात समझ में? केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं?
मैटर के बारे में। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ साइंसदानों ने इस फील्ड के अंदर कौन से मशहूर लोग आए और उन्होंने जो है वो क्या क्या मशहूर काम सर अंजाम दिए। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट वर द फेमस पीपल विच कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो डिफरेंट पीरियड्स आए, डिफरेंट दौर आए हैं ना इसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट तरह के दौर आए हैं। उनमें से पहला हमारा ग्रीक पीरियड है, एक मॉडर्न, एक मुस्लिम पीरियड है और एक मॉडर्न पीरियड है। सबसे पहला जो हमारे पास होता है वो होता है द ग्रीक पीरियड, जिसको हम लोग उर्दू में कह सकते हैं यूनानी दौर। यूनानी दौर, ठीक है, यूनानी दौर। ग्रीक जो है ना, ग्रीक, वैसे तो ग्रीक एक कौम है, यूनानी जिसको हम कहते हैं, जिस कंट्री में रहा करते हैं तो उस कंट्री का नाम था ग्रीस, या उर्दू में हम उसको कहते हैं यूनान। तो ग्रीस जो कंट्री थी ना, किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इसके अंदर मौजूद थे। ये इल्म की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो शुरू में जो केमिस्ट्री में जो बड़ा बड़ा काम किया लोगों ने, वो इसी पीरियड से ताल्लुक़ रखते थे, वो ग्रीक पीरियड से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, समझ आ रही बात? यूनानी दौर जिसको हम कहते हैं। अब उसमें 3 साइंटिस्ट हैं। अब हम उनको साइंटिस्ट कह दें या फ़िलोसोफर कह दें, एक ही बात है। चूँकि ग्रीक पीरियड में ना, ग्रीक पीरियड में नॉर्मली साइंटिस्ट नहीं हुआ करते थे, बल्कि उसके अंदर हमारे पास फ़िलोसोफर्स हुआ करते थे। फ़िलोसोफर्स हुआ करते थे, मतलब फ़लसफ़ी हुआ करते थे, जो जस्ट फ़िलोसफ़ी दिया करते थे, फ़लसफ़ा दिया करते थे। फ़िलोसोफर और साइंटिस्ट में ख़ास डिफरेंस होता है। देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन अ फ़िलोसोफर एंड अ साइंटिस्ट, एंड यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पीपल। एक तो फ़िलोसोफर होते हैं और एक हमारे पास होते हैं साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट जो होते हैं ना, साइंसदान जो होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, जबकि फ़िलोसोफर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते। विदाउट डूइंग एक्सपेरिमेंट्स रिज़ल्ट तक पहुँचते हैं, तो उनको फ़लसफ़ी कहा जाता है, फ़िलोसोफर कहा जाता है। तो ये जो 3 नाम हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ऑल दीज 3 पीपल आर फ़िलोसोफर्स, नॉट वन ऑफ दीज पीपल आर साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये लोग बहुत पुराने ज़माने में, कितने पुराने ज़माने के हैं कि इनके दौर में जब हम इनका टाइमलाइन चेक करेंगे ना, किस दौर के थे ये, तो उसमें BC लिखा हुआ होता है। दिस BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, या कबले मसीह उर्दू में हम उसको कहते हैं, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का कैलेंडर है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट या बिफोर क्रिश्चियन पीरियड। तो ये अभी जो कैलेंडर हमारे पास चलता है वो AD कैलेंडर होता है। पुराने ज़माने में जो कैलेंडर हमारे पास चला करता था वो BC कैलेंडर होता था। तो अभी AD कैलेंडर के लिहाज से तो 2022 AD चल रहा है ना। अब कहीं पर 0 भी हो, बिल्कुल जब स्टार्ट हुआ होगा तो 0 AD भी होगा। उससे पहले भी दुनिया थी, दुनिया तो उससे पहले भी थी, लेकिन उसको किस तरह से शो किया जाता था? BC से शो किया जाता है। और ये कैलेंडर उल्टा चलता था। 384 में पैदा हुआ और 322 में मर गया एरिस्टोटल, ये शख्स जिसके बारे में पढ़ेंगे। अब 384 में पैदा होकर 322 में कैसे मरा? मतलब पहले बाद में मरा, मतलब पहले मरा उसके बाद पैदा हुआ, ये कैसे हो सकता है? तो BC कैलेंडर के बारे में याद रखिएगा कि ये कैलेंडर रिवर्स चलता है, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट से मुराद दी जा रही होती है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से 384 साल पहले एरिस्टोटल पैदा हुआ और 322 ईयर्स पहले एरिस्टोटल मर गया। तो एक तरह से कैलेंडर ये सीधे ही चल रहा है, ये बिफोर क्राइस्ट इसी तरह चलता है, रिवर्स में चलता है ये। ठीक है, आपको ईयर्स याद नहीं कर रखने पेपर के अकॉर्डिंग, वो जस्ट मैं ऐसे बता रहा था कि बुक के अंदर ये क्या चीज़ लिखी हुई है। तो ये पीरियड लिखा हुआ है इनकी बर्थ, इनकी पैदाइश कब हुई और उनकी डेथ, इनकी मौत कब हुई। और चूँकि ये ग्रीक पीरियड है तो सारी चीज़ें उसके अंदर BC में, बिफोर क्राइस्ट में लिखी गई हैं। बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर द डेट्स, नो नीड टू रिमेंबर द डेट्स, यू विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम अबाउट द डेट्स। तो 3 फिलोसोफर हमारे पास हैं, एक है एरिस्टोटल, एक है प्लेटो, एक है डेमोक्रिटस। इन 3 के बारे में पहले पढ़ते हैं। एरिस्टोटल को उर्दू में कहा जाता है अरस्तु, इनको उर्दू में अरस्तु कहते हैं।
प्लेटो को उर्दू में कहा जाता है अफलातून, और डेमोक्रेटस को डेमोक्रेटस ही कहते हैं उर्दू में। अब ये जो एरिस्टोटल था ना, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। ये असल में प्लेटो का स्टूडेंट था, अरस्तु, और प्लेटो ये रहा, दिस इज़ एरिस्टोटल। और इसके जो टीचर थे वो ये थे, जिनका नाम था प्लेटो, और प्लेटो भी किसी के स्टूडेंट थे। प्लेटो वॉज द स्टूडेंट ऑफ, अगर आपने कभी पढ़ा है तो, सोक्रेटिस। सोक्रेटिस के, ये सुकरात जिसको हम कहते हैं, ये वॉज ऑल्सो अ फिलोसोफर। तो सोक्रेटिस के शागिर्द थे प्लेटो, और प्लेटो के शागिर्द थे एरिस्टोटल। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये 3 ग्रीक फिलोसोफर हैं। एरिस्टोटल या अरस्तु, उसने क्या काम किया था? तो ही प्रोपोज द आइडिया ऑफ सब्सटेंसेस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड फॉर्म डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ द 4 एलिमेंट्स। मीन्स आपको ये वाला याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ये आप याद रखेंगे कि 4 एलिमेंट्स या 4 बेसिक एलिमेंट्स की थ्योरी उन्होंने पेश की थी। उन्होंने कहा था दुनिया की तमाम चीज़ें 4 चीज़ों से मिलकर बनी हैं, आग, हवा, मिट्टी और पानी। इसको ये नाम क्या कहा करते थे? इसको एरिस्टोटल कहा करते थे द 4 एलिमेंट्स, जिसमें से कह रहे थे कि आग, हवा, मिट्टी और पानी, इन 4 चीज़ों से मिलकर दुनिया की हर चीज़ बनी है। तो उन्होंने सबसे पहले बताया था ओरिजिन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में, कि चीज़ें किस तरह से स्टार्ट हुई। तो उनके मुताबिक हर चीज़ आग, हवा, मिट्टी और पानी के मिलाप से बनी थी। इसको 4 बेसिक एलिमेंट कहा जाता था, या द 4 एलिमेंट्स इसको कहा जाता था। बस में आ गई? तो इनकी एक कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर इनकी कंट्रीब्यूशन लिखी गई ना। कंट्रीब्यूशन मतलब इनकी खिदमात, क्या इनकी खिदमात है या क्या इन्होंने ईजाद किया, उनकी इन्वेंशन क्या है, ये चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ओरिजिन ऑफ साइंटिस्ट मतलब कहाँ के हैं? तो ग्रीक के हैं, यूनान के थे तो ग्रीक लिखा हुआ। सेकेंड है प्लेटो। प्लेटो ने क्या किया था? प्रोपोज द टर्म्स एलिमेंट्स एज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बॉडीज़ विद पर्टिकुलर शेप। एलिमेंट्स की टर्मिनोलॉजी इन्होंने बताई थी एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स के बारे में केमिस्ट्री में पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है कि लाइक सोडियम एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है, गोल्ड एक एलिमेंट है, सिल्वर एक एलिमेंट है, कॉपर एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है। इन तमाम एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स की बेसिक थ्योरी, इसके बेसिक प्रिंसिपल जो है वो प्लेटो ने बताया था। तो ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये प्लेटो का कारनामा था, ये उनका काम था केमिस्ट्री के अंदर। थर्ड साइंटिस्ट है डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस ने क्या किया था भाई? प्रोपोज द आइडिया ऑफ एटम। उन्होंने एटम के बारे में आइडिया पेश किया था। एटम का जो वर्ड है वो निकला है एटोमोस से, एटोमोस। एटोमोस खुद एक ग्रीक वर्ड है बच्चों, ग्रीक वर्ड है। और एटोमोस के मतलब क्या होते हैं? एटोमोस के मतलब होते हैं इनडिविजिबल, वो चीज़ जिसको और ज़्यादा तकसीम ना किया जा सके। तो डेमोक्रेटस ने बताया था दुनिया की हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है। ये एरिस्टोटल के खिलाफ नज़रिया था। एरिस्टोटल ने कहा था दुनिया की तमाम चीज़ें आग, हवा, मिट्टी और पानी से मिलकर बनी, जबकि डेमोक्रेटस ने क्या कहा? दुनिया की तमाम चीज़ें एटम्स से मिलकर बनी। एटम क्या है भाई? छोटा से छोटा ज़र्रा मैटर का, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। अगर मादे को छोटा किया जाएगा तो वो टूट जाएगा, यहाँ तक कि हम उसको तोड़कर एक ऐसे पॉइंट तक पहुँचेंगे जब हम उसमें और ज़्यादा छोटा उसको ना कर सकें, उसको कहा जाएगा केमिस्ट्री के अंदर एटम। तो एटॉमिक कॉन्सेप्ट या एटॉमिक थ्योरी वो डेमोक्रेटस ने पेश की थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस स्लाइड के अंदर हमने 3 ग्रीक फिलोसफर के बारे में पढ़ा, एरिस्टोटल, प्लेटो, डेमोक्रेटस। एरिस्टोटल ने क्या किया भाई? 4 बेसिक एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट पेश किया कि दुनिया की तमाम चीज़ें आग, हवा, मिट्टी और पानी से मिलकर बनी। प्लेटो ने क्या कॉन्सेप्ट पेश किया? एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट पेश किया। जबकि डेमोक्रेटस ने क्या पेश किया? एटम का कॉन्सेप्ट पेश किया कि दुनिया की तमाम चीज़ें एटम से मिलकर बनी है। एटम क्या है? किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। बस समझ में आ गई? क्लियर है? मसला तो नहीं है किसी चीज़ में। तो ग्रीक पीरियड जब ख़त्म होता है उसके बाद आता है द मुस्लिम पीरियड। द मुस्लिम पीरियड का मतलब होता है मुसलमानों का दौर। जब मुसलमान बहुत ज़्यादा आगे थे साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिज़िक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, और दुनिया के तमाम सब्जेक्ट में मुसलमान बहुत आगे थे, उस वक्त की बात है ये। तो द मुस्लिम पीरियड, ये दौर मुसलमानों का दौर है, दौरे मुसलमान। अब ये BC में नहीं था, ये AD में आ गया था। मतलब ग्रीक्स के काफ़ी बाद मुसलमानों का दौर उसके बाद शुरू हुआ।
आज से लगभग 1000 साल पहले मान लो या 1200 साल पहले मान लो कि मुसलमानों का दौर शुरू हुआ। अब उसमें 4 साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में पढ़ना है। एक है जाबिर इब्न हयान, एक है अल राज़ी, एक है अल-बैरूनी, एक है इब्न सीना। तो जाबिर इब्न हयान को हम लोग नॉर्मली कुछ बच्चे जाबिर बिन हयान भी कहते हैं। तो एक ही बात है, जाबिर बिन हयान भी कहा जा सकता है और जाबिर इब्न हयान भी कहा जा सकता है। इंग्लिश में नॉर्मली इनको सिर्फ अंग्रेज़ जो है ना वो उनको जेबर लिखते हैं अपनी किताबों के अंदर। ये उनकी तस्वीर यहाँ पर मौजूद है जाबिर बिन हयान की। जाबिर बिन हयान कौन थे? जाबिर बिन हयान को जाना जाता था, ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसी जाबिर बिन हयान को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है जिन्होंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को स्टार्ट किया, तो वो हैं जाबिर बिन हयान। इसलिए उनको बाबाई कीमिया कहा जाता है या फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, बाबाई कीमिया। उन्होंने क्या काम किया? इनके 2 काम में 2 कंट्रीब्यूशंस हैं। मुसलमान थे ये, इनके 2 कंट्रीब्यूशन है। पहला तो ये कि ही इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइट लेड। 2-3 तरह के केमिकल्स उन्होंने बनाए थे। एक का नाम था नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। ये एक एसिड बनाया था नाइट्रिक एसिड। एसिड का मतलब होता है तेज़ाब, जो आपके हाथों को जला देता है, नाइट्रिक एसिड। एक बनाया था उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है HCl। ये भी तेज़ाब है, इसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं नमक का तेज़ाब, नमक का तेज़ाब। और नाइट्रिक एसिड हमारे पास ये भी तेज़ाब है, ये कहलाता हमारे पास है शोरे का तेज़ाब। तो 2 किस्म का तेज़ाब उन्होंने बनाना सिखाया था, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में वाइट लेड। लेड एक एलिमेंट है, इसका सिंबल होता है Pb, उर्दू में उसको बोलते हैं सीसा। टॉक्सिक केमिकल है, इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो 3 तरह के केमिकल्स को बनाना इन्होंने सिखाया था जाबिर बिन हयान ने। पहला नाइट्रिक एसिड, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और थर्ड उन्होंने क्या बताया था? वाइट लेड, कि हाउ कैन वी प्रिपेयर वाइट लेड, वाइट लेड हम कैसे बनाएंगे। ठीक है जी। उसके अलावा दूसरी कंट्रीब्यूशन क्या है? एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना। उन्होंने निकालना सिखाया था किसको भाई? मेटल्स को। मेटल्स मतलब हर वो चीज़ जिससे करंट पास हो सके वो मेटल है। फ्रॉम देयर ओर्स, उनके ओर में से। ओर किससे कहा जाता है? ओर मतलब होता है कच्चे धात। ज़मीन के अंदर से कोई मेटल निकलता है ना, जैसे लोहा वगैरह, तो डायरेक्ट लोहा नहीं निकल जाता, बल्कि एक पत्थर जैसा कोई ओर निकलता है, मिनरल होता है वो। उससे हम क्या करते हैं? आयरन को रिफाइन करते हैं। तो वो ओर में से किस तरह से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, आयरन ओर में से किस तरह से आयरन को निकाला जाएगा, कॉपर ओर में से किस तरह कॉपर को निकाला जाएगा, एल्यूमिनियम की ओर में से किस तरह से एल्यूमिनियम को निकाला जाएगा, मतलब डिफरेंट मेटल्स को उनके ओर में से किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा, ये बताया था जाबिर बिन हयान ने। एंड डाइंग क्लोथ्स, डाइंग का मतलब होता है रंगना, रंगना या रंगाई करना। कपड़े में किस तरह से रंग किया जाएगा, कपड़े की रंगाई करने का जो प्रोसेस है वो भी जाबिर बिन हयान ने बताया था। तो काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशन है जाबिर बिन हयान की, तभी इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। नाइट्रिक एसिड बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, वाइट लाइट बनाया, और किसका तरीका बताया? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका बताया उनके ओर्स में से, और दूसरा किस तरह से कपड़ों में रंग किया जाता है, क्लोथ्स को डाई करने का क्या तरीका है ये बताया। बस हम आगे जाबिर बिन हयान। दूसरे थे अल राज़ी, जिनको हम लोग पूरा नाम कहते हैं अबू मूसा अल राज़ी। अबू मूसा अल राज़ी, इन्हीं को इंग्लिश में हम लोग जस्ट अंग्रेज़ इनको कहते हैं रेजेस। ठीक है। अल राज़ी ने क्या काम किया था भाई? एक कंट्रीब्यूशन इनके बुक में है, वही याद करनी है। प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। इथाइल अल्कोहल किसे कहते हैं? इथाइल अल्कोहल कहा जाता है शराब को। जो शराब होता है ना पीने वाला, जिसे नशा तारी होता है, तो शराब को कहा जाता है इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल बनाना उन्होंने सिखाया था कि उसके थ्रू, फर्मेंटेशन के थ्रू। फर्मेंटेशन का मतलब होता है एक तरीका, एक पूरा प्रोसेस है जो आप 9 में नहीं पढ़ेंगे, बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में। फर्मेंटेशन में अल्कोहल को बनाते हैं। ठीक है। तो फर्मेंटेशन के मतलब होता है अर्क निकालने का अमल। अर्क निकालने का अमल, किस तरह से अर्क निकाला जाएगा, ये अमल कहलाता है फर्मेंटेशन। तो अल राज़ी ने बताया था कि किस तरह से फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम अल्कोहल बना सकते हैं, शराब बना सकते हैं।
इसमें क्या करते हैं, अर्क निकालते हैं मुख्तलिफ, जैसे अंगूर में से या फिर दूसरे और सब्जी फलों में से, जैसे अंगूर में से या अनार में से या फिर किसी और फ्रूट में से, एप्पल वगैरह में से, किस तरह से उनको सड़ाकर उसका अर्क निकाल कर शराब बनाया जाता है, वो तरीका अल-राज़ी ने बताया था। तो ही प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन। अर्क निकालने के अमल से शराब बनाने का तरीका अल-राज़ी की जाती। ये केमिस्ट्री का एक प्रोसेस है पूरा। फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होता है। तीसरे जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम है अल-बैरूनी। अल-बैरूनी इनका नाम था, अब पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद इब्ने अहमद अल-बैरूनी। अबू रेहान मोहम्मद इब्ने अहमद अल-बैरूनी, जिनको हम शॉर्ट में जस्ट कहते हैं अल-बैरूनी। चूँकि बैरून एक अफ़गानिस्तान में एक शहर था बैरून, वहाँ ये पैदा हुए थे, इस वजह से इनका नाम हो गया अल-बैरूनी। तो अल-बैरूनी ने क्या किया था, ही डिटरमाइंड डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। उन्होंने डेंसिटी बताई थी डिफरेंट सब्सटेंसेस की। डेंसिटी का क्या मतलब होता है, डेंसिटी का मतलब होता है भारीपन। कोई चीज़ कितनी भारी है, ये डेंसिटी कहलाती है। जो चीज़ जितनी भारी होगी उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे अगर मैं इतना बड़ा लोहा उठा लूँ और इतना ही बड़ा लकड़ी का पीस उठा लूँ, दोनों में से लोहा ज़्यादा भारी होगा, तो लोहे की डेंसिटी ज़्यादा होगी लकड़ी से। मीन्स जो चीज़ भारी ज़्यादा होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी निकालने का तरीका उन्होंने बताया था कि डिफरेंट डेंसिटीज डिटरमाइन की थी। इससे फ़ायदा क्या पहुंचता है, डेंसिटी से हमें पता लगता है कि कौन सी चीज़ पानी में डूबेगी और कौन सी चीज़ पानी में नहीं डूबेगी। जिस चीज़ की डेंसिटी पानी से कम होती है वो पानी पे तैरती रहती है, और जिस चीज़ की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है वो पानी में डूब जाती है। लकड़ी की डेंसिटी पानी से कम है, इसलिए लकड़ी पानी के ऊपर तैरता रहता है, और लोहे की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, इसलिए लोहा जैसे डालते हैं पानी में तो फिर वो सुई भले क्यों ना हो छोटी सी, वो पानी में डूब जाती है। तो ये डेंसिटी निकालने का तरीका, भारीपन किस तरह से निकाला जाता है किसी एक सब्सटेंस का, ये अल-बैरूनी ने बताया था। तो ही डिटरमाइन डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। आगे बढ़ सकते हैं। चौथे और आखिरी हैं जिनका नाम है इब्ने सीना। इब्ने सीना भी कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं अबू अली सीना। आप इनको इब्ने सीना कह लें कि अबू अली सीना कह लें, एक ही बात है। इब्ने सीना भी एक बड़े साइंसदान थे, मुसलमानों में आए थे। अंग्रेज़ इनको जो नाम लिखते हैं इनका, तो इब्ने सीना को वो एविसीना इस तरह लिखते हैं, एविसीना। एविसीना मीन्स इब्ने सीना। तो ये लैटिन फॉर्म में अगर हम नाम लिखें इब्ने सीना का तो इस तरह लिखाएगा। तो अबू अली सीना या इब्ने सीना कंट्रीब्यूटेड इन मेडिसिन, फिलोसफी एंड एस्ट्रोनॉमी। 3 फील्ड में उन्होंने काम किया था। मेडिसिन मतलब दवाइयाँ बनाने का तरीका, दवाई किस तरह बनाते हैं, कौन से केमिकल से, ये बताया था। फ़िलासफ़ी मतलब फ़लसफ़े में इन्होंने बड़ा काम किया था। और तीसरा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी कैसे कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है फल्कियात। फल्कियात मतलब सितारों का इल्म, तारे हमसे कितनी दूर हैं, तारे कितने बड़े हैं, तारों का नाम क्या है, तारे किस तरह मूव करते हैं, प्लैनेट्स किस तरह मूव करते हैं, ये सारी चीज़ें एस्ट्रोनॉमी का पार्ट कहलाती हैं। और इब्न सीना ने इस पर काम किया था। हमने पढ़ा 4 मुसलमान साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने डिफरेंट काम किए। सबसे पहले तो जाबिर बिन हयान जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशंस की। दूसरा हमने पढ़ा अल-राज़ी के बारे में, तीसरा पढ़ा अल-बैरूनी के बारे में, और चौथा किसके बारे में पढ़ा, इब्ने सीना के बारे में। समझ में आ गया सारा स्लाइड में जो कुछ था, तो मसला तो नहीं है, क्लियर है। अब इसके बाद जो दौर शुरू हुआ वो दौर हमारे पास क्या कहलाया, मॉडर्न पीरियड, जदीद दौर। अब जदीद दौर जो था इसके अंदर क्या था कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे जदीद दौर के अंदर, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। ये सब अंग्रेज़ हैं, इनमें से ख़ास तौर पर ये मुस्लिम पीरियड के बाद जो दौर आया था वो हमारे पास कहलाता है। दिस इज़ कॉल्ड द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे पास है जिनका नाम है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल को कहा जाता है, इनको हम एक और नाम देते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मतलब एक तो जाबिर बिन हयान के बारे में पढ़ा था, उनको सिर्फ कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है रॉबर्ट बॉयल को, ठीक है। तो रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया था, गैस लॉज के बारे में बताया था। इनका ख़ास लॉ था जिसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। तो वो बॉयल्स लॉ को आगे चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे
किसी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशनशिप बताता है बॉयल्स लॉ। तो एक लॉ था मशहूर बॉयल्स लॉ के नाम से केमिस्ट्री के अंदर, ये रॉबर्ट बॉयल साहब ने पेश किया था, ये इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ही डिस्कवर्ड द गैस लॉ। सही है। दूसरे हमारे पास थे जे ब्लैक, ठीक है। इनको फुल नाम अगर हम देंगे तो फुल नाम इनका हो जाएगा जोसेफ ब्लैक। ये सेकंड साइंटिस्ट हैं जोसेफ ब्लैक। जोसेफ ब्लैक ने क्या किया था, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, CO2 गैस, उन्होंने उसको डिस्कवर किया था, दरियाफ्त किया था। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दरियाफ्त किया था जोसेफ ब्लैक ने। ये गैस एक है, ये वो गैस है जो हम एक्सहेल कर रहे होते हैं, जो हमारे उस मुंह से बाहर आ रही होती है जब हम सांस ले रहे होते हैं। तो उस गैस के बारे में जोसेफ ब्लैक ने उसको डिस्कवर किया था, दरियाफ्त किया था, उसके बारे में लोगों को बताया था। तीसरे साइंटिस्ट हैं जे प्रिस्टली। तो जे प्रिस्टली भी यही होगा हमारे पास, जोसेफ प्रिस्टली। जे प्रिस्टली जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बहुत मशहूर गैस ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस को उन्होंने डिस्कवर किया था। ऑक्सीजन गैस को डिस्कवर किया था जिससे हम सांस लेते हैं, तो उसको डिस्कवर किया था जे प्रिस्टली ने। शीले, नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है शीले। शीले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे भाई, तो उसको हम, इनका पूरा नाम हमारे पास होता है कार्ल विल्हेम शीले। ये एक जर्मन थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे कार्ल विल्हेम शीले, और इन्होंने क्लोरीन गैस को डिस्कवर किया था। क्लोरीन भी एक गैस है, ग्रीन कलर की ये गैस होती है, स्विमिंग पूल वगैरह का पानी साफ़ करने के लिए, या नॉर्मली जो लाइन में पानी आता है उसको साफ़ करने के लिए क्लोरीन गैस को ऐड किया जाता है। तो क्लोरीन गैस को डिस्कवर करने वाले थे शीले। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं कैवेंडिश। कैवेंडिश का पूरा नाम था लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश, नवाब थे कि बहुत अमीर इंसान थे, लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक और गैस डिस्कवर की थी जिसका नाम था हाइड्रोजन गैस। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन, अभी फ़िलहाल कुछ साइंटिस्ट बताए मैंने आपको, ये सब मॉडर्न पीरियड के हैं। सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल जिन्होंने गैस लॉस को डिस्कवर किया, सेकंड जे ब्लैक जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कवर किया, तीसरे जे प्रिस्टले उन्होंने ऑक्सीजन गैस डिस्कवर किया, चौथे लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश जिन्होंने हाइड्रोजन गैस को डिस्कवर किया। बस समझ में आ गई। ये सारी अलग अलग गैसेस हैं, उनको याद रखेंगे। MCQs में आपसे पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर कि कौन सी गैस किसने डिस्कवर की। अरे बस में इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास हैं, एक साइंटिस्ट इनका नाम था लवॉइजियर, ठीक है। एक साइंटिस्ट इनका नाम था लवॉइजियर, और पूरा नाम इनका हमारे पास था, ये फ्रेंच थे, एंथोनी लोरेंथ लवॉइजियर। एंथोनी लोरेंथ लवॉइजियर, या सिर्फ लवॉइजियर कह सकते हैं। तो उन्होंने डिस्कवर किया था कि 21% पार्ट ऑफ आवर एयर इज़ ऑक्सीजन गैस, 21% ऑफ एयर इज़ ऑक्सीजन गैस। मतलब उन्होंने बताया था कि हम जो सांस लेते हैं जिस हवा में, उस हवा के अंदर 21% जो गैस है वो ऑक्सीजन गैस है, और बाकी जो 78% गैस है वो नाइट्रोजन गैस है। तो एयर के अंदर दो गैसेस का कॉम्बिनेशन है, एक नाइट्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। 78% ये नाइट्रोजन गैस है और 21% ये ऑक्सीजन गैस है। किसने बताया था सबसे पहले? था लवॉइजियर, इन्होंने सबसे पहले बताया था। फ्रेंच केमिस्ट थे ये, फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट है जॉन डाल्टन, ब्रिटिश थे ये, इंग्लिश थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश किया था एटम का। वैसे एटॉमिक थ्योरी तो डेमोक्रिटस ने भी पेश किया था, लेकिन डेमोक्रिटस ने सिर्फ ये बात बताई थी कि दुनिया की हर चीज़ एटम से मिलकर बनी। उस एटॉमिक थ्योरी को आगे लेकर जाने वाले और दुनिया भर को समझाने वाले थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ाया डेमोक्रिटस के एटॉमिक थ्योरी के। तो दुनिया की तमाम चीज़ें छोटे से छोटे पार्टिकल एटम से मिलकर बनी हैं। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था गे लुसेक। गे लुसेक, गे लुसेक जो साइंटिस्ट उन्होंने क्या किया था? ही डिस्कवर्ड दैट वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 parts हाइड्रोजन एंड 1 part ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। उन्होंने बताया था पानी का फार्मूला, कि पानी का फार्मूला H2O होता है, कि पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। तो H2O ये बन जाता है वाटर का फार्मूला। तो पानी का फार्मूला बताने वाले कि ये H2O होता है, 2 part हाइड्रोजन का और 1 part ऑक्सीजन का, ये कौन थे भाई? गे लुसेक थे, दिस साइंटिस्ट गे लुसेक। एक ही साइंटिस्ट है, ये पूरा नाम है गे लुसेक। नेक्स्ट साइंटिस्ट है एवोगाड्रो।
ठीक है। एवोगाड्रो के बारे में तो आगे हमें पढ़ना है, तो उसके बारे में मैं नहीं बता रहा। एवोगाड्रो बस उन्होंने एक एवोगाड्रो नंबर एक है जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके बारे में उन्होंने आइडिया दिया था। तो भी सिर्फ 3 साइंटिस्ट केस में देख लें। लेवोइजियर जिसने बताया कि 21% हवा के अंदर ऑक्सीजन गैस है। जॉन डाल्टन जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी पेश की, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जिसको हम कहते हैं। और साथ में गेल लुसेक जिन्होंने बताया कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है पानी का, कि पानी के फॉर्मूले में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। आगे बात समझ में। एवोगाड्रो छोड़ दें उसको, ये आगे जाकर पढ़ेंगे, आगे आएगा तो डिटेल में बताऊंगा एवोगाड्रो ने क्या किया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जे बर्जीलियस। जे बर्जीलियस ने क्या बताया था भाई, ये भी एक साइंसदान थे। जे बर्जीलियस, जीन जैक्वस बर्जीलियस फुल नेम इनका होता है। जे है तो जे मतलब एक जीन है, एक जे का मतलब है जैक्वस, जीन जैक्वस बर्जीलियस। उन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में बताया था, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स बताए थे। मतलब एलिमेंट्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, पहले एलिमेंट्स के सिंबल नहीं थे, पहले सर्कुलर सिंबल्स थे। सर्किल हुआ करता था इस तरह से ना, कि इस तरह से कर दिया तो ये कार्बन है, इस तरह कर दिया तो एक अलग एलिमेंट है, इस तरह कर दिया तो अलग एलिमेंट है, इस तरह से कर दिया तो एक डिफरेंट एलिमेंट बन गया। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं भाई, एलिमेंट्स को हम अल्फ़ाबेट्स के थ्रू बताएंगे। कार्बन है तो C लिखेंगे, सल्फर है तो S लिखेंगे, हाइड्रोजन है तो H लिखेंगे, ऑक्सीजन है तो O लिखेंगे, क्लोरीन है तो Cl लिखेंगे। तो ये जो अल्फ़ाबेटिकल सिंबल सुने होंगे ना आपने केमिस्ट्री के अंदर, ये किसने बताया था, जे बर्जीलियस। तो ये साइंटिस्ट हैं जे बर्जीलियस, इनका काम था। नेक्स्ट है मेंडलीव। मेंडलीव की कंट्रीब्यूशन भी आगे जाकर आ जाएगी। पीरियोडिक टेबल पर बड़ा काम किया था उन्होंने। तो पीरियोडिक टेबल एक टेबल होती है जिसमें एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। रशियन साइंटिस्ट है मेंडलीव, उनका ये काम था। उसके आगे डिटेल आएगी फर्दर। उसके बाद एक साइंटिस्ट है आर्हीनियस। आर्हीनियस ने क्या किया था, एसिड बेस थ्योरी बताया था। एसिड बेस के बारे में बताया था कि एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है, एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। एसिड खट्टे टेस्ट के होते हैं और हाथ लगाओ तो हाथ जल जाता है, तेज़ाब जिसको कहते हैं। और बेस कड़वे टेस्ट के होते हैं और हाथ लगाने पे स्लिपरी होते हैं, जैसे साबुन वगैरह, सोप्स वगैरह। तो ये एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पेश किया था आर्हीनियस नाम के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने क्या किया था भाई, कंप्यूटेड टू द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर उन्होंने बड़ा काम किया था, कंट्रीब्यूट किया था माइकल फेराडे ने। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मराद की इलेक्ट्रिसिटी ना, पेंसिल सेल, तोशिबा सेल। तो उसमें क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है कि केमिकल्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा होता है, जो सेल कर रहा होता है जनरेट। तो किस तरह से जनरेट करता है उसके बारे में माइकल फेराडे ने बताया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री को मिलाकर। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। हम पढ़ेंगे आगे जाकर, आज तो पहली क्लास है, आगे पढ़ेंगे कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उसमें इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले थे जे थॉमसन। ये साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन। उन्होंने एटम के अंदर एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आई कि जे बर्जीलियस ने सिंबल्स बताए, मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया, आर्हीनियस ने एसिड बेस कॉन्सेप्ट दिया, फेराडे ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर काम किया, और जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया भाई, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। तो आगे बात, आखिरी साइंटिस्ट रहते हैं, बस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन कंट्रीब्यूशन का टॉपिक आपका एंड हो जाएगा। तो मैं बता रहा था डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, इसमें एक ही ये चार अलग अलग साइंटिस्ट हैं, बट काम एक ही है सबका। एक साइंटिस्ट है सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस नाम से लग रहा है कि एक इंडियन है। ये इनकी फ़ोटो है, दिस इज सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस जो थे वो एक इंडियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने 4th स्टेट ऑफ मैटर की 4th स्टेट उन्होंने बताई थी। इसको कहा जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अच्छा, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर बताया था। एक थे सत्येंद्र नाथ बोस और एक साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये इनकी फ़ोटो है, दिस इज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन, नाम सुना होगा आपने आइंस्टाइन का। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन और सत्येंद्र नाथ बोस ने दोनों ने मिलकर 4th स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया था। देखो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर तो आप जानते हैं। एक तो आप जानते हैं सॉलिड होता है जैसे पेंसिल, पेन, रबर। एक होता है लिक्विड जैसे कि वाटर, पेट्रोल। और एक हमारे पास क्या होता है, गैस जैसे कि एयर, हवा। एक 4th स्टेट ऑफ मैटर भी होती है जिसको हम लोग कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
ये सिर्फ लैब के अंदर बनाई जाती है, रियल में नहीं होती है सामने की। मतलब आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते उसकी कि सर आप बताएं कोई फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में प्रोपोज़ल पेश किया था, तजवीज़ पेश की थी कि ऐसा हो सकता है कि कोई फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी हो। उन्होंने जैसे कोई प्रोपोज़ल पेश किया था, प्रोपोज किया था कि हो सकता है कि एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हो। उसका नाम दिया गया था इन दोनों के नाम पर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस जो नाम आया वो कहाँ से आया? यहाँ से, सत्येंद्रनाथ बोस के नाम से, और आइंस्टाइन के नाम से। इस वजह से जो फोर्थ स्टेट था उसको कहा जाता था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको बनाया किसने था रियल में? तो उसको सिंथेसाइज किया था, इसको बनाया था, उसको प्रोड्यूस किया था दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था कॉर्नेल और एक का नाम था वीमैन। कॉर्नेल और वीमैन ने, ये दोनों अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो आज भी ज़िंदा हैं। तो उनमें से ये दो साइंटिस्ट की पिक्चर मैंने लगाई है। इनमें से ये हमारे पास है कॉर्नेल और ये हमारे पास है, ये पिक्चर है वीमैन की। तो कॉर्नेल और वीमैन ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था भाई, पहला बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन्होंने तो जस्ट प्रपोजल पेश किया था ना कि ऐसा हो सकता है कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हो, लेकिन बनाया सबसे पहले किसने लैब के अंदर इसको? जिसने, मतलब दैट इज़ कॉर्नेल और वीमैन, इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता चूँकि -273 डिग्री सेंटीग्रेड ये बहुत लो टेम्परेचर है, इतने लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है और बहुत मुश्किल होता है, लगभग इम्पॉसिबल होता है कि आप -273 डिग्री सेंटीग्रेड इतना कम टेम्परेचर आप पहुंचा सकें। लेकिन अगर कोई भी चीज़ इतने कम टेम्परेचर पे आ जाती है तो फिर वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में कन्वर्ट हो जाती है, जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, जिसका आइडिया बोस और आइंस्टाइन ने पेश किया था और जिसको बनाया सबसे पहले वीमैन और कॉर्नेल ने। आगे बस समझ में ये सारी चीज़ होंगे। इसके बाद हम ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में इंशाल्लाह, के केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस क्या क्या होते हैं, उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है भाई।